हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो कि हमारा होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम दोस्तों, वीडियो का एग्ज़ाम और भी दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड आप ले सकते हैं, उसमें फॉरेस्ट गार्ड ले सकते हैं आप, और यूपीएसआई को आप ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने दोस्तों प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, जिसका अगर आप देखें तो हमने सामान्य ज्ञान वाला जो भाग है वो अपने चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है। तो आज हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और आज हम हिंदी का जो पोर्शन है वह कवर करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1 का, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2 का भी हिंदी वाला पोर्शन कवर कराएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों, ये जो हिंदी है ये एक तरह से हमारा टेस्ट सीरीज़ होगा। हम इसका केवल आंसर बताएंगे, मैं आपको ज़्यादा इसका डिटेल नहीं बताऊंगा, बस हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो और अगर आपको रीजनिंग का पार्ट भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्द ही आपके लिए रीजनिंग का पार्ट भी लेकर के आएंगे। तो चलिए पहले हम इसका निर्देश पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं हल करना। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा भाग 1 है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। तो निर्देश पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम। तो प्रश्न संख्या 1 से 4 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब जो हमारा प्रश्न 1 से 4 तक है वह हमारा इस पैराग्राफ से संबंधित है। इस पैराग्राफ को पढ़ करके हमें आंसर देना है। तो चलिए मैं पहले आपके लिए यह पैराग्राफ पढ़ देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो चलिए हम पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घून की तरह खाया जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में 2 तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पढ़ लिया हमारा जो पैराग्राफ था। आइए अब हम प्रश्न हल करेंगे। तो यह दोस्तों हमारा टेस्ट सीरीज होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आप इसके उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी समस्या भारत को घून की तरह खाए जा रही है। तो अभी हमने दोस्तों पैराग्राफ पढ़ा था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों बेकारी की समस्या। और अगर आपको पैराग्राफ देखना है तो आप पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हल कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं पैराग्राफ फिर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न निकल कर आता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है। तो दोस्तों आज की शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है। तो बेकारी की समस्या का दोस्तों एकमात्र कारण है हमारा शिक्षा प्रणाली। और अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा अशिक्षित वर्ग। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है। तो अब यहाँ से जो प्रश्न हमारे स्टार्ट होंगे दोस्तों वह पैराग्राफ से संबंधित नहीं होंगे, तो इसका मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहूँगा। ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, बस कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत समझाने भर का बता दूँ। तो चलिए, और इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से मैं ज़रूर बताते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है, संशोधन में उपसर्ग है। तो संशोधन में दोस्तों उपसर्ग है, तो उपसर्ग है हमारा सम।
तो उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, जो शब्दांश शब्दों के आदि से जुड़कर, मतलब जो शब्दांश, ऐसे मत समझिए, टेक्निकल भाषा में मत समझिए, नॉर्मल भाषा में समझिए आप। मान लीजिए कोई भी अक्षर शब्द अगर किसी शब्द में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो इस प्रकार से वह उसका कहलाता है उपसर्ग कहलाता है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों इस वाक्य में अगर हम कारक की बात करें तो इस वाक्य में हमारा अधिकरण है, क्योंकि आपको पता होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण से पर काके की रा रे री संबंध प्रकट करते हैं, अपादान से अलग होकर अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। आपको पता होगा, आपको याद होगा ये, तो उससे आप इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न निकल कर आता है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। अब इसका तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आप कैसे बता सकते हैं कोई भी शब्द। धुआं, धुआं से आप एक वाक्य बनाइए। मान लीजिए फैक्ट्री से धुआं उठता है, एक शब्द मैं यहाँ पे लिखूंगा उठता, इस शब्द को पकड़ के चलिए। उठता दोस्तों पुल्लिंग लग रहा है आपको बोलने में, गलत, खत्म आंसर। भत्ता देखते हैं हम, तो सरकार ने महंगाई भत्ता दोस्तों बढ़ा दिया है, बढ़ा को देखिए, महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, ये भी अगर आप देखें तो आपको पुल्लिंग लग रहा होगा। धावा की बात करें तो दुश्मनों ने धावा बोल दिया, बोल दिया, और इसको आप देखें तो ये भी दोस्तों आपको पुल्लिंग लग रहा होगा बोलने में। आप जान जाएंगे, अगर आप वाक्य बनाएंगे खुद से तो आप खुद जान जाएंगे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। और अगर आप संध्या को देखें दोस्तों, तो जो हमारा संध्या है, तो मान लीजिए संध्या हो गई, देखिए क्या दोस्तों आया लास्ट में, हो गई। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए दोस्तों, संध्या हो गई, कैसा लग रहा है आपको, स्त्रीलिंग लग रहा है। तो ये मैं बोलूँगा तो आपको नहीं उतना अच्छे से समझ में आएगा, जब आप खुद से सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे इससे पकड़ पकड़ के शब्द को, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब हम दोस्तों बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। तो चिड़िया शब्द का प्रयोग दोस्तों बहुवचन में होता है चिड़िया, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ या दोस्तों या जो है वह इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से जुड़ करके क्या बनाता है, बहुवचन बना देता है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लगाते रहें, लिखते रहें आंसर। तो अगले प्रश्न है हमारा, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों अनंत शब्द का जो हमारा सही संधि विच्छेद होगा वह होगा अन प्लस अंत। तो अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अब हम अपने अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है, तो दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। तो दुष्प्रकृति शब्द का जो दोस्तों संधि विच्छेद है वह हमारा दु प्लस प्रकृति। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं, विसर्ग की बात आई है इसमें, तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आप ध्यान से देखिए, अगर दोस्तों विसर्ग के बाद अगर च छ छ या स और छ हो गया दोस्तों। हाँ बस इतने, अगर इतने शब्द आए, इतने अच्छे आए अगर विसर्ग के बाद, तो दोस्तों जो इसका जो यदि विसर्ग के बाद ये सब आए तो जो इसका विसर्ग होता है वह स हो जाता है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है। तो नील गाय में दोस्तों कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों त्रिभुज शब्द में जो हमारा समास है वह है हमारा द्विगु समास।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है। तो यह प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। तो आइए हम सारा ऑप्शन दिखाते हैं आपको। कारीगर। तो उपसर्ग क्या होता है दोस्तों कि आगे लग करके किसी शब्द का जो है वो अर्थ बदल देता है, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। लालिमा नहीं है दोस्तों उपसर्ग। दशक उपसर्ग नहीं है। कारीगर उपसर्ग नहीं है। और अगर आप बी वाले ऑप्शन को देखें तो पराजय, यह दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ है। क्या उपसर्ग लगा हुआ है इसमें? तो इसमें दोस्तों परा उपसर्ग लगा हुआ है, जो कि अगर हम जय से जोड़ दें तो इसका अर्थ दोस्तों बदल जाएगा। और इसी प्रकार से अन्य शब्द भी हैं, जैसे कि पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत, कई सारे शब्द हैं दोस्तों इस तरह से। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है, निम्न इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों शुद्ध शब्द जो है हमारा इसमें से सी है, आशीर्वाद। ये दोस्तों तो आपको आता ही होगा, बहुत ही पुराना प्रश्न है और कई बार आ भी चुका है यह प्रश्न। तो अब हम दोस्तों बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी प्राण निकल गई। आप बोल बोल के देखें, अगर इसको पेपर में भी एग्जाम सेंटर में जब आप बैठे तो आप इसको बोल करके देखें कि बोलने में क्या सुटेबल लग रहा है, क्या यूज हो रहा है, तो आप खुद ही जान जाएंगे इन जैसे प्रश्नों का उत्तर। मेरी प्राण निकल गई दोस्तों, ये आपको देख के लग रहा हो गलत है। मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गया दोस्तों, ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में। और मेरा प्राण निकल गए दोस्तों, मेरा प्राण निकल गया, ये भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप ए वाला ऑप्शन देखें, मेरे प्राण निकल गए दोस्तों, ये एकदम सटीक और शुद्ध लग रहा है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर निकल करके आता है दोस्तों, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा अमी। हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनिभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो अनिभिज्ञ शब्द का जो दोस्तों विलोम है वह हो जाएगा हमारा, कौन सा आंसर बिल्कुल सही है, आप इसका आंसर बताएं हमें। तो अनिभिज्ञ शब्द का जो दोस्तों विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा अभिज्ञ। अगला प्रश्न है हमारा, समष्टि का विलोमार्थी शब्द है। तो समष्टि का जो दोस्तों विलोमार्थी शब्द है वह होगा हमारा व्यष्टि। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो दोस्तों उसको क्या कहते हैं हम, अभूतपूर्व। क्या कहेंगे दोस्तों, अभूतपूर्व। और अभूतपूर्व मतलब दोस्तों जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे भी हम अभूतपूर्व कहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। तो जिसमें जानने की इच्छा हो दोस्तों उसे हम कहते हैं जिज्ञासु। और चारों ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जलचर मतलब दोस्तों जो जल में निवास करता है। अजय मतलब दोस्तों जो जीता ना जा सके। और जितेंद्रिय मतलब दोस्तों जिसने इंद्रियों को जीत लिया। तो इस प्रकार से हमने इसका चारों ऑप्शन देख लिया। तो अब दोस्तों हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर 22वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, मतलब घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है दोस्तों, तो इसका अर्थ है डंडी मारने में कुशल व्यापारी। डंडी मारना मतलब दोस्तों जो थोड़ा सा वो कर देते हैं, तौलने में थोड़ा सा वो डंडी मार देते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। तो चैन की बंसी बजाना का अर्थ है दोस्तों मौज करना। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है।
इसका आंसर है दोस्तों काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा को देखें दोस्तों तो कई प्रकार के जो कविताएं अधिकतर लिखी गई हैं बहुत पहले, और जो मुहावरे होते थे दोस्तों, और जो मुहावरे कह रहा हूँ, जो दोहा होते थे और जो काव्य होते थे, वह अधिकतर दोस्तों ब्रज भाषा में ही लिखे जाते थे। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो हिंदी में दोस्तों सबसे पहले आत्मकथा लिखी श्याम सुंदर दास ने। तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, तो 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो 6 वर्ण दोस्तों अगर हम देखें तो क प्लस स के वर्ण से बना है, और यह एक संयुक्त व्यंजक है। क्या है दोस्तों? यह एक संयुक्त व्यंजक है, संयुक्त व्यंजक है। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ वर्ण का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह है हमारा तालु। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे यहाँ पे, जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? तो जुगुप्सा का दोस्तों अस्थाई भाव विभत्स रस से संबंधित है। तो हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग है मधुकर सैनी, क्या तुम देखी श्रिता मृग नैनी। तो इसमें जो रस है दोस्तों वह है हमारा वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो इसमें भगवान राम और सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता के लिए विषय में पूछते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो रस निकल करके आता है वह है हमारा वियोग श्रृंगार। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, पथभ्रष्ट समास चिन्हित कीजिए। तो इसमें से पथभ्रष्ट समास जो है दोस्तों वह है तत्पुरुष समास। यहाँ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न निकल करके आता है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के जो दोस्तों रचयिता हैं वह हमारे जयशंकर प्रसाद, और इन्होंने कन्या आई भी रचना की हैं, जैसे कि चित्राधार, कानन आप ले सकते हैं, चित्राधार, कानन, कुसुम, कुसुम, और आप देखें तो झरना, आंसू भी इन्हीं का दोस्तों रचना है, झरना, आंसू, लहर, तो कई रचनाएं हैं दोस्तों इनकी। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में अगर आप देखें दोस्तों तो जो अलंकार है वह है हमारा मानवीकरण। क्यों मानवीकरण है? तो दोस्तों जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव मानव की तरह किया जाए या निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाए तो वहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वप्न झनक में अलंकार बताइए। फिर दोस्तों अलंकार बताना है। तो इसमें अगर हम अलंकार देखें तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर उत्तर सही होगा। तो यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है दोस्तों, तो यह दोस्तों अगर आप देखें तो यह एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है। यह एक मिश्रित वाक्य है दोस्तों। इसका अगर संयुक्त वाक्य अगर आप देखें तो वह पंडित है किंतु हठी है दो सरल एवं स्वतंत्र वाक्य जब योजकों और तथा एवं इसलिए सो अतः तो अन्यथा फिर भी आदि के द्वारा जोड़ दिए जाएं तो इस तरह दोस्तों जो बनता है हमारा वाक्य वह संयुक्त वाक्य कहलाता है।
तो दोस्तों मैंने अभी आपको यह नियम बताया, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप बताएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, इसकी डिटेल क्लास लेकर के आऊँगा मैं आपके लिए। तो चलिए अभी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ नियम के हिसाब से। तो इसका जो संयुक्त होगा दोस्तों, वह होगा वह पंडित है किंतु हठी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। प्रयुक्त प्रत्यय के लिए दोस्तों सही विकल्प चुनिए मच्छरदानी। तो इसके लिए दोस्तों हमारा सही आंसर होगा दानी। अगर आप देखें तो मच्छरदानी, मच्छर दोस्तों एक अलग है, मच्छर एक अलग, इसका अगर आप दानी लगा दीजिए तो मच्छरदानी एक अलग शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से दानी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो अब हम दोस्तों बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का दोस्तों सही संधि विच्छेद जो होगा वह होगा हमारा सत्य प्लस आग्रह। यहाँ दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। क्या दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि है। इसमें दो वर्ण अ और आ मिलकर के दीर्घ आ बनाते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारी दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक अगर हम देखें दोस्तों तो तिलक एक तत्सम प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों अगर आप देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फूल का तत्सम है। तो फूल का तत्सम है दोस्तों पुष्प। आपको पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं बड़ा काम है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों आयोजन। तो अगर आप पूरा पढ़ के देखें एक बार तो यहाँ पर आयोजन होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं एक बड़ा काम है। तो अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई आ रहा है दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जो शब्द अनिश्चित प्राणी पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो प्राचीन जो शब्द है दोस्तों विशेषण के गुणवाचक प्रकार में आता है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे हमारे कहलाते हैं दोस्तों गुणवाचक विशेषण। तो अब हम यहाँ से जो हमारे दो प्रश्न निकल के आएंगे बहुत ही अटपटे प्रश्न रहेंगे, थोड़े बड़े प्रश्न रहेंगे। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही। तो दो प्रश्नों में दोस्तों हमको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे। इसको एक तरह से हमें क्रम में लगाना है, एक 42वां प्रश्न और एक 43वां प्रश्न। तो यहाँ से जो हमारा प्रश्न निकल करके आएगा तो इसको हमें क्रम में लगाना है। तो क्रम में लगाने के लिए अगर हम देखें तो पहला जो दिया हुआ है हमारा कुल मिलाकर आत्मरक्षा। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो इसे हमें क्रम में लगाना है। तो मैं आपको इसे ऑप्शन से नहीं ऐसे ही बताता हूँ, ऑप्शन मत देखें आप। तो बिना ऑप्शन के मैं आपको इसे बताता हूँ, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। क्रम में इसे लगाते हैं हम, बिल्कुल क्रम में लगाएंगे इसे, बिल्कुल आप देखें ध्यान से। तो कुल मिलाकर आत्मरक्षा, इसके बाद अगर हम देखें कि रपट तथा पुलिस अधिकारियों की, अच्छा नहीं लग रहा। बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि मज़ा नहीं दिया। छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में नहीं अच्छा लगा। इससे आप क्या कीजिए, इसको जोड़िए पहले। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, देखिए ये दोनों शब्द बैठा, इसके बाद आप इसे जोड़ दीजिए महिला आयोग। और उसके बाद अगर आप देखें
तो उसके बाद आप इसे जोड़ दीजिए कि कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। छठवां ये लगा दीजिए। तो ये और ये आपको दिया रहेगा, बीच का आपको लगाना है, तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आपको थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ, थोड़ा सा उसमें बहुत वो हो गया था। देखिए, तो कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में पहला नंबर की रपट, दूसरा नंबर बातों से यह निष्कर्ष निकलता है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और ये बाद में ये दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम अगला प्रश्न भी देखेंगे। बिना ऑप्शंस के ही मैं आपको इसको दिखाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। बिना ऑप्शन के दिखाता हूँ। तो देखिए, सामाजिक जीवन में, तो अगर आप देखें दोस्तों, तो देखिए सामाजिक जीवन में पढ़ते हैं पूरा, क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। अच्छा लगा दोस्तों। अगर आप देखें तो हाँ, क्रोध की ज़रूरत तो पड़ती है सबको, नॉर्मल बात है दोस्तों, जिसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत पड़ती है, पहले नंबर पे ये लगा दीजिए। तो उसके बाद आप ये लगा दीजिए, यदि क्रोध ना हो तो दूसरे नंबर पे लगा दीजिए। तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुतों से, तीसरे नंबर पे लगा दीजिए इसको। कष्टों की चिर निवृत्ति का चौथे नंबर पे लगा दीजिए। और पाँचवें नंबर पे उपाय ही ना कर सकेगा, इसको लगा दीजिए। तो अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है। तो भाव युक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। आई वास ओवर जॉयड। आई वास ओवर जॉयड दोस्तों, तो इसका जो सही अनुवाद अगर हम करें तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, ये इसका सही अनुवाद है। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो अगर आप देखिए दोस्तों, तो ये जो हमारा है, तो हम एक इच्छा प्रकट कर रहे हैं ईश्वर से, हम एक अपनी इच्छा को बता रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो यह हमारा हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की ओर बसी के हैं उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में दोस्तों कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त दोहे में अगर हम देखें तो यह हमारा दोस्तों कौन सा अलंकार निकल करके आता है? तो यमक अलंकार हमारा निकल करके आता है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों हिंदी का पोर्शन भी ख़त्म कर लिया। तो अगर आपको रीजनिंग का पोर्शन भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास रीजनिंग का भी पोर्शन दोस्तों है। तो अगर आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको रीजनिंग का भी पोर्शन चाहिए तो हम ज़रूर ख़त्म कराएंगे आपके लिए। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।